जय हिंद दोस्तों, मूडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम मैथ पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। इससे पहले हमने मैथ पेडागोजी के 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया है और एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये जो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं 2011 से लेकर 2024 तक के एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कृपया करके आप पहले उन वीडियो को देखिए। अगर आप पिछले लेक्चरों को देखेंगे तो आपको आने वाली जो क्लासेस हैं वो ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो आपको उससे एक नई ट्रिक जानने को मिलेगी, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो जाती है तो वह संख्या क्या होगी? देखिए बहुत सिंपल सवाल है कि एक संख्या में 8 जोड़ दीजिए। मान लीजिए वह संख्या क्या है? x है। तो क्या जोड़ दिए हम? 8 जोड़ दिए। ठीक है, तो यह क्या हो जाता है? तो यह दोगुनी हो जाती है। मतलब कितनी हो जाती है? 2x हो जाती है। बस आप इसका x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 2x को इधर लाइए या 8 को उधर ले जाइए, तो एक ही बात है। तो आप 8 को यहीं पे रहने दीजिए, 8 यहीं रहने दीजिए और x को इधर ले जाइए, 2x माइनस x। तो 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? वो संख्या क्या है? वो 8 है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोलता है? 1 मिलीमीटर बराबर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर होता है। ऐसा हर पार्ट में, हर क्वेश्चन में, हर एग्ज़ाम के क्लास में पूछा जाता है इस यूनिट कि आपको यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए आपको यूनिट का भी विशेष ध्यान रखना है। देखिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर है। देखिए हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होगा? तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होगा? 1 मिलीमीटर कितना होगा? 1/10 सेंटीमीटर। और 1/10 सेंटीमीटर का आप क्या लिख सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आ गया? तो 1 मिलीमीटर पर क्या आना आएगा? 0.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक डैश डैश सदैव समबहुभुज होता है। क्या होता है? सदैव समबहुभुज होता है। पहला ऑप्शन क्या कहता है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है? वर्ग। तीसरा क्या होता है? पंचभुज। और चौथा है वर्ग। चलिए समझते हैं क्या होता है। समबहुभुज क्या होते हैं? पहले तो हमें समबहुज की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। तो समबहुज की डिफिनेशन होती है कि सरल रेखाओं से बनी ऐसी आकृति को कहते हैं जिसमें सभी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? सभी कोण और सभी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। जैसे कि ये हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया ये आपका हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। इसमें क्या है? देखिए सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर। ठीक है, और इसके सभी कोण भी बराबर हैं। ये देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ऐसी आकृति किसकी होती है? आपने ऐसी आकृति किसकी पढ़ी है? वर्ग की पढ़ी है, वृत्त की पढ़ी है, पंचभुज की पढ़ी है, समद्विबाहु त्रिभुज की। तो हमने ऐसी आकृति वर्ग की पढ़ी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए? ठीक है, तो देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर, आप यहाँ पे गौर करिएगा, मतलब प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए। मतलब जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में रहता है, 1 से 5 के बीच में रहता है, तो उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें देखना है इसमें से कौन सा सबसे सटीक बैठता है, विशेषताएं कौन सी अच्छी होती हैं। तो इसमें पहला क्या बोलता है कि यह सटीक होनी चाहिए। यह सटीक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्योंकि भ्रम से बचने और गणितीय अवधारणा का सटीक संचार सुनिश्चित करने के लिए गणितीय भाषा सटीक और स्पष्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जब तक गणितीय भाषा सटीक नहीं होगी तो बच्चों को समझने में कितनी दिक्कत होगी। अब वो भी प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं।
इसलिए भाषा क्या होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। पहला तो ये आपका सही है, पहला ऑप्शन सही हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए सभी 4 विकल्प में ए ऑप्शन दिया है, तो मतलब अभी हम यहाँ का आंसर हमको नहीं मिला है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, यह स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पे बोल दिया स्पष्ट होनी चाहिए, यहीं से आपका ये क्या हो गया, गलत हो गया, यही आपसे यहाँ का ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन बी किस में है, 2 नंबर में है, तो मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, आपसे एक एलिमिनेट हो गया। तीसरा क्या बोलता है, बच्चों कि दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रवलित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बोला। मान लीजिए बच्चे जो दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली भाषा के माध्यम से प्रवलित किया जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, गणितीय भाषा को उस भाषा से जोड़ना चाहिए जिसे बच्चे अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, ताकि इसे सुलभ तरीके से समझ सके। तो बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। तो ए और सी कहाँ पे है, ए और सी आपके 3 में है और ए सी डी में, तो मतलब आपका ऑप्शन एक भी एलिमिनेट हो गया। तो एक नहीं होगा, 2 नहीं होगा, अब क्या बचे, 3 और 4 बचे। चौथा क्या बोलता है, यह अत्यधिक प्रवलित होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। अत्यधिक प्रवलित होगी तो बच्चे उसको, प्राथमिक स्तर के बच्चे गणितीय भाषा को नहीं समझ पाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। त्रिभुज के सभी कोणों का योग है, आपको सभी को पता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गणित शिक्षण में संज्ञात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। संज्ञात्मक संघर्ष के विचार में देखिए, ये पैडागॉजी जो आप पढ़े, एक पैडागॉजी मतलब होता है कि शिक्षा शास्त्र, इसमें प्राथमिक स्तर के बच्चों का बौद्धिक और मानसिक विकास कैसे होता है और हमको कैसे समझा सकते हैं। तो क्या बोलता है कि गणितीय शिक्षण में संज्ञात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। देखिए, तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, पहला ऑप्शन बोलता है कि संज्ञात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों में से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरा क्या बोलता है, यह बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हो गया, गलत हो गया। तीसरा क्या बोलता है, संज्ञात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित होते हैं, बिल्कुल संघर्ष नहीं करेंगे तो बच्चे का संपूर्ण विकास कैसे होगा। तो भी आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। तो हमें सिर्फ क्या ऑप्शन नंबर 1 सही लगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल ए। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 25, 45, 4 प्राप्त करने के लिए 99,009, 9,099 और 9,009 के योग में क्या घटाना होगा। तो सीधा सिंपल इसमें क्या करना है आपको, ये जो दिया गया है इसमें क्या करना है, इनको पहले जोड़ लेना है और फिर इस पर क्या घटाना है ये पूछा है आपसे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या घटाना, हम कोई संख्या मान लीजिए x मान लेते हैं तो उसको घटा देंगे। तो पहले जोड़ते हैं, क्या दिया है, 99,09 प्लस 9099 प्लस 9009 में हम क्या घटा दिए, क्या घटा दिए, x घटा दिए। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 25,454। ठीक है, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 25,454 प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 की 7 हासिल लाई 2, 0 0 0, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 9 9, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ क्या है, 9 है। तो 0 9 9, तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 की 8 हासिल लाई 1, तो 9 को 9 9 दूनी 27, 27 1 28। तो क्या यहाँ 0 आ गया था और यहाँ पे क्या 28 2। ठीक है, तो कितना आ गया, याद रखिएगा कितना आ गया, 2817 माइनस x इक्वल टू 25,454। बस x का मान निकाल लीजिए, x का मान इधर उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 25, तो क्या आ जाएगा 28,017 माइनस 25,454। अब घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा, 17 में 4 गए, 7 में 4 गए 3, और 11 में 5 गए 6 हासिल आई 1, 10 में 5 गए 5 हासिल आई 1, और 8 में 8 में 6 गए
2, तो क्या जाएगा 2563। अब क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 2563, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे आपसे भाज्य और अभाज्य की परिभाषा नहीं आती है तो आप ये क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। चलिए तो मैं आपको यहाँ पे इसकी बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक अभाज्य संख्या है, दूसरा क्या बोलता है एक भाज्य संख्या है, दूसरा बोलता है एक दोनों है, एक भाज्य और अभाज्य संख्या है, और तीसरा क्या कहता है एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि भाज्य संख्या, इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल गलत। एक भाज्य संख्या है, बिल्कुल गलत। एक दोनों है, एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या है, ये भी गलत। और एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य, बिल्कुल सही। देखिए कैसे, देखिए अभाज्य संख्या जो होती है वह संख्या होती है जिसमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसमें एक गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड वह स्वयं संख्या होती है। मान लीजिए स्वयं संख्या क्या है 1 है, तो इसका 2 गुणनखंड हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई संख्या 2 है तो इसका क्या हो गया, इसका गुणनखंड क्या होगा 1 और 2 हो गया, मतलब एक तो होगा ही और दूसरा क्या होगा वह स्वयं संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या क्या होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और भाज्य संख्या क्या होती है जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो आपने समझ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। इसमें संख्या पैटर्न क्या दिया हुआ है 1, 8, 27, 64 और 25। तो आप ये देखिए पैटर्न क्या हुआ है। मैंने आपको पहली कक्षा में बोला कि आपको पहले 1 से लेके 20 तक, एक से लेके 20 तक का क्या याद करना है, स्क्वायर याद करना है, और 1 से लेके 20 तक का क्या याद करना है, क्यूब याद करना है। अगर आपको ये याद नहीं है तो कृपया जाइए और सबसे पहले इसको याद करिए। इसका मैं एक ट्रिक, इसको कैसे याद रखना है उसका एक वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसको याद रखिए। कम से कम 10 तक का तो आपको याद ही होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे क्या देखते हैं, 1 कैसे प्राप्त हुआ, 1 को अभी हम नहीं समझ पाएंगे कैसे। 8 कैसे प्राप्त हुआ, ये किसका ये लग रहा है 2 का क्यूब लग रहा है। ठीक है, 27 किसका क्यूब लग रहा है, 3 का क्यूब लग रहा है। 64 किसका क्यूब लग रहा है, 4 का क्यूब लग रहा है। 25 किसका क्यूब लग रहा है, 5 का क्यूब लग रहा है। तो इसके आगे 2 और पूछा है, तो ये क्या होगा, तो देखिए पैटर्न देखिए, ये 1 का क्यूब हो गया, 1 2 3 4 5, तो ये नेक्स्ट कितना आ जाएगा 6 का क्यूब आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट कितना आएगा 7 का क्यूब आ जाएगा। तो क्या प्राप्त हो गया आपको 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 6 का गुणा 3 बार, तो 6 छांगा 36 और 36 टाइम 216 और 7 का क्या होता है, 7 का होता है 343। तो आपको 216 और 343 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए यहाँ पे बॉड मास का एक क्वेश्चन आया है। मैं आपको कई बार बोला हूँ कि बॉड मास अगर आपसे नहीं आता है तो आप क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे क्या बोलता है कि यहाँ पे क्वेश्चन बताता है कि 25.3 गुणे 5 माइनस 35/5 माइनस 3 गुणे 18.5 का मान है। देखिए 35/5 क्या आएगा, 35/5, तो 5 7 35 कितनी बार गया, 7 बार गया, हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, बॉड मास में क्या होता है, पहले आप क्या करेंगे भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे जोड़ करेंगे, भाग गुणा जोड़ घटाना। ठीक है, यहाँ पर 7 प्राप्त हो गया। फिर क्या करेंगे 25 में 25.3 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। 5 3 15 की 5, हासिल लाई 1, 5 25, 25 से 26 की 6, हासिल लाई 2, 5 2 10 2 12, ये कितना आ गया 126.5 माइनस 7, ये क्या था -7, और माइनस इधर कितना आ गया 3 का गुणा 18.5 में करने कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा 5 3 15 की 5, हासिल लाई 1, और 8 24 की 25 की 5, हासिल लाई 2, 3 3 2 5। ठीक है, इतना प्राप्त होगा। अब इन दोनों क्या करें ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो जब दो माइनस होती हैं तो आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो कितना आ जाएगा 126.5 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62.5।
अब 126.5 में 62.5 आप घटाइए तो आपको आंसर क्या डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा, 64। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 64, मतलब ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो बॉड मास आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बॉड मास के लिए हम पहले क्या सॉल्व करते हैं, एक बार और बता देता हूँ। पहले डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन को शामिल करता है। ठीक है, तो क्या बोलता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या बोला गया है, सर शिक्षार्थियों का आकलन को शामिल करता है। तो इसमें क्या है, संज्ञात्मक और भौतिक आयाम नहीं करता है, संज्ञात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक आयाम बिल्कुल शामिल करता है, संज्ञात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक आयाम ये भी नहीं है, भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम ये भी नहीं है। क्यों, देखिए क्यों का यहाँ पे जवाब आपको तब मिलेगा जब आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में मालूम होगा। तो मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा जिससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं एक साथ लूँगा और उसके बारे में बताऊंगा कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कैसे काम करती है। और एक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2000 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, तो दोनों के बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन आते ही हैं हर एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें क्या होता है, देखिए संज्ञात्मक आयाम का मतलब क्या होता है कि इसमें बौद्धिक कौशल और ज्ञान अर्जन शामिल होता है संज्ञात्मक में। भावात्मक आयाम में क्या होता है, संज्ञात्मक में क्या होता है कि इसमें बौद्धिक कौशल और ज्ञान अर्जन शामिल होता है। भावात्मक आयाम में क्या होता है कि इसमें इसका भावात्मक आयाम का दृष्टिकोण और मूल्यों सहित सीखने के भावात्मक और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। भावात्मक मतलब क्या होता है कि जो भी मेन सामाजिक पहलू होते हैं उस पर ये इसका ध्यान केंद्रित करता है। और मनोगत्यात्मक आयाम का मतलब होता है कि इसमें शारीरिक कौशल का समन्वय होता है, शारीरिक क्षमताओं में आप कैसे अपने कौशल को आकलन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, मनोगत्यात्मक आकलन का आयाम जो है इसके बारे में बताता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संज्ञात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम शामिल है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी स्थान 0 से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं, निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि 3 कदम, एक मेढक 3 कदम और खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं, तो किस कदम पर दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। तो हम कुछ नहीं करते हैं, 3 और 7 का क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 3 21। अब देखते हैं 21, अब देखते हैं इस 21 का विभाजन किससे हो जाता है, हमें भाग देके देख लीजिए। तो 21 का विभाजन किससे हो जाएगा, 21 3 और 7। अब देख लीजिए 3 किससे डिवाइड हो जाता है, पहला ऑप्शन क्या है 4 3 7 3 10, पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर 7 3 10 8 18, बिल्कुल इससे हो जा रहा है। 7 3 10 11, इससे नहीं होगा। 5 3 8 और 8 4 12, इससे नहीं होगा कि ठीक है। तो 21 का भाग आप 378 देंगे तो आपको पूरा चला जा रहा है, इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। मतलब आपका जो भी एलसीएम आएगा उसका भाग देने किसने, ऑप्शन में देना है। अगर ऑप्शन जो भी ऑप्शन पूरी तरह कट जाएगा वही क्या होगा, आपका आंसर सही होगा। और क्या होगा कि 378वें कदम पर दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये समकोण डिग्रियों वाला जो क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल रखा हुआ है, फिक्स है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, इसका दिया है 2 सही 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। तो 2 सही 2/3 का क्या लिख सकते हैं, 3 2 6 और 6 2 8, 8/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फिर बोला समकोण मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, बस इसको आप हल कर लीजिए। तो 30 टाइम 90 और 8 3 24 240, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। देखिए यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन को हल करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख के इसको इतना आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें क्या बोलता है,
पहले में क्या बोला है, 750 रुपये के 75 पैकेट, तो आप इसका गुणा कर लीजिए, 750 गुणे 75। आप लोग वीडियो पॉज करिए और इसको मल्टीप्लाई करिए। मैं उसको अब वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक में लिखता हूँ और डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। कितना हो जाएगा ये, 56,250। मैं एक वीडियो में लाऊंगा कि आप मल्टीप्लिकेशन कितनी भी बड़ी संख्या का आसानी से कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, आप याद रखिएगा, 56,250। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि 750 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट, मतलब 750 रुपये के 750 पैकेट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, 750 गुणे 750, तो देखिए ये इसका दशमलव नीचे आएगा और इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 56,25 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दशमलव है तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसका आप मल्टीप्लिकेशन अपने नोटबुक में करिए, मैं यहाँ पे आपको मैं भी वीडियो पॉज करके मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्या बोलता है, तो याद रखिएगा आप कि ये पहला ऑप्शन हो गया 56,250 और ये 56,25। नेक्स्ट क्या कहता है ऑप्शन, 750 गुणे 7.5। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या बोला है, 750 रुपये वाली प्रत्येक वस्तु 7.5 दर्जन वस्तुएं हैं। 700 दर्जन बोला है, तो दर्जन क्या होगा, एक दर्जन में 12 होती है, तो 12 का भी गुणा होगा। तो आप इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पाएगा, मैं वीडियो पॉज करके सॉल्व करके आपको डायरेक्ट बताता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 67,500। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा ऑप्शन क्या कहता है, 7.5 रुपये प्रत्येक वस्तु वाली 75 दर्जन वस्तु है। 75 दशमलव कितना, 75 और गुणे 12, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये 67,50। तो क्या बोला है, सबसे कम, तो इसमें कितना आया था 56,250, इसमें कितना आया 56,25, इसमें कितना आया 67,500 और चौथे में क्या आया 67,50। तो सबसे कम लागत वाली कौन सी, ऑप्शन नंबर 2, 56,25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें से क्या सम्मिलित नहीं है। पहला क्या होता है, आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान, बिल्कुल ये तो सम्मिलित है, क्योंकि हम जब तक प्राचीन को नहीं जानेंगे तो जब तक हम प्राचीन भारत के ज्ञान को नहीं जानेंगे, आधुनिक भारत के ज्ञान को नहीं जानेंगे, तो प्राचीन का नहीं जानेंगे तो हम अपने आने वाले भविष्य में सुधार कैसे करेंगे। इसलिए हमें प्राचीन भारत के ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ये सम्मिलित है, किसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान अधिगमन के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके हैं। बिल्कुल सही है, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति में है कि इसमें गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान को पढ़ाने के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके होने चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, मतलब ये भी सम्मिलित है। तीसरा क्या बोलता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा। बिल्कुल, जब तक आप विभिन्न राज्यों का दौरा नहीं करेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि हमारे देश में जो 29 राज्य हैं, 28 राज्य 29 राज्य जो भी हैं, तो उनकी बोल भाषा, उनका बोली भाषा, संस्कृति, पहनाव क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका कल्चर क्या है, तो आप कैसे जानेंगे। तो ये भी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शामिल है, ऑप्शन नंबर 3 भी शामिल है। तो अब और चौथा क्या बोलता है कि विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं। बिल्कुल गलत। देखिए, औपचारिक परीक्षाओं मतलब क्या होता है कि रट कर, अगर आप रट की कोई भी परीक्षा दिलाएंगे तो उसमें बच्चे का क्या मानसिक उसका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त ज्ञान आकलन करने के लिए क्या चाहिए, औपचारिक शिक्षा का उल्लेख नहीं है। नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें लचीले और बहुविषयी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तो इस नीति के अनुसार क्या होता है, विद्यार्थियों को रट कर सीखने से दूर करना चाहिए और एक सतत और ठोस मूल्यांकन अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये क्या ऑप्शन नंबर 4 सम्मिलित नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था।
वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्या बोलता है। देखिए इसमें क्या होता है, ब्रज के पास अपनी पसंदीदा जमीन घेरने के लिए 100 मीटर तार था, 100 मीटर का तार था। तो सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता है, निम्नलिखित में से उसके माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इसमें हमें यहाँ पे ये नहीं पता चल पा रहा है कि क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, लेकिन हमें जानना पड़ेगा क्योंकि निम्नलिखित में से उससे माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। देखिए क्या होता है कि किसी आयत में दिए गए परिमाप के लिए यदि लंबाई और चौड़ाई के मध्य अंतर न्यूनतम होता है तो उसका क्षेत्रफल अधिकतम होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि किसी आयत के दिए गए परिमाप के लिए यदि लंबाई और चौड़ाई के मध्य अंतर न्यूनतम होता है तो उसका क्षेत्रफल अधिकतम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, हम मान सकते हैं कि मान लीजिए क्या है, एक वर्ग है, 100 मीटर तार लिया है तो एक वर्ग के रूप में उसकी क्या मान लिए हम, लंबाई चौड़ाई क्या मान लिए, वर्ग की लंबाई चौड़ाई क्या मान लीजिए, वर्ग की लंबाई चौड़ाई मान लीजिए x और y मीटर मान लिए हम, मान लीजिए, या ये अभी आप कुछ भी मान सकते हैं। तो और इसका परिमाप भी क्या दिया है, आयत का परिमाप क्या दिया हुआ है, परिमाप बराबर क्या दिया हुआ है, परिमाप बड़ा 100 दिया हुआ है। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई क्या लिखे हम, x प्लस वाई माने हुए हैं 100, तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से कैंसिल हो गया, 50 आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 50 आ गया। तो इसमें क्या होगा कि यह कि इसका, अब क्या बोलते, अगर मैं इसका न्यूनतम मान देखूं तो क्या आ जाएगा, अगर मैं x का मान क्या ले लूं, अगर मैं x और y का मान क्या ले लूं, x का मान 25 मान लूं और y का मान कितना मान लूं, 25 मान लूं, तो इनका न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, न्यूनतम मान x माइनस 0, x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 25 माइनस 25 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप 0 आ जाएगा, ये क्या हो गया, न्यूनतम मान हो गया। लेकिन इसमें क्या बोला, अधिकतम मान पूछा हमसे, क्या पूछा है, अधिकतम मान पूछा है। तो किसका है, चूंकि 100 मीटर तार है तो घेरा गया है, तो क्या वर्ग के रूप में घेरा हो गया, तो उसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना है 25 है, और y का मान कितना है 25 है। तो उसका क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर क्या मतलब 25 का स्क्वायर, 25 स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 25 इंटू 25 मतलब कितना हो गया, 25 इंटू 25, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को आपको समझने की ज़रूरत है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। निम्न गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, आपको याद रखना कौन सा सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हों। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, ऐसा बहुत बार, पहला ऑप्शन क्या होता है, ऐसा बहुत बार है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हों, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या होता है, यह बच्चे के अध्ययन मीन्स लर्निंग में, पढ़ाई में, यह बच्चे के अध्ययन में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। ये तो गलत है, मतलब क्या है, ये गलत है, मतलब क्या सत्य नहीं है। मुझे तो यही ऑप्शन सही लग रहा है, मतलब सही का मतलब क्या है कि ये ही ऑप्शन नंबर ही सही हो, क्योंकि क्या बोला, सत्य नहीं है। लेकिन और क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्योंकि बाधा नहीं डालता, क्योंकि गणित शिक्षण किसी भी बच्चे के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास में बाधा नहीं डालता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है कि इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को उस उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है जो उसके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर देने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही,
मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 3। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन क्या कहता है कि गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहता है, चार्ट्स गणित की कक्षा के लिए प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। अधिकतम सामग्री, ये भी सही लग रहा है। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है, ये गलत है। विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते, देखिए ये भी सही है, ये भी गलत है। देखिए, तो इसमें सबसे अधिक उपयुक्त पूछा है, तो सबसे अधिक उपयुक्त क्या है? ये है, क्योंकि गणित की लैब जरूरी है। इसमें क्या है, क्रियाशील गतिविधियों को बच्चों को अवसर प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि इसमें आप संख्याओं के रूप में चीज़ों को रखते हैं, तो जिससे उनके बच्चों का मानसिक और शारीरिक और बौद्धिक विकास में अंतर पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 7 सही 1/2 किलोग्राम नमक से 1/12 किलोग्राम नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो 7 सही 1/2 को आप क्या ले सकते हैं? 15/2 ले सकते हैं। से 1/2 किलोग्राम वाले कितने पैकेट बना सकते हैं? सीधा सिंपल आप इसमें क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए 1/12 का। तो ये भाग को जब हम गुणे के रूप में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 15/2 गुणे 1/12, सॉरी 12/1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/12/1 हो जाएगा। तो 2 छक्का 12 और 15 छक्का 90। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यामिनी ने एक 5 से 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो देखिए, तो उनमें से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई? देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं इसमें। देखिए 5 कितनी बार प्राप्त हुआ, 5 कितनी बार प्राप्त हुआ? देखिए हम ऑप्शन से लगाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 4 चीज़ें ही दी गई, तो हम पहले देखते हैं 5 कितनी बार प्राप्त हुआ। 5 1 2 2 बार 5 प्राप्त हुआ। ठीक है। 3 कितनी बार प्राप्त हुआ? 1 2 3 3 बार प्राप्त हुआ। फिर क्या दिया, 6 कितनी बार प्राप्त हुआ? 2 बार प्राप्त हुआ। तो 3 से ज़्यादा प्राप्त हुआ। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। ठीक है, ये ध्यान से रखिएगा, ये क्वेश्चन आता ही है। क्या बोला है, पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम है। मतलब पार्सल का भार क्वेश्चन क्या दिया, 50 ग्राम और उससे कम है, तो 15 रुपये है इस पार्सल का भार। ठीक है, 50 ग्राम और उससे कम है। अगर 50 ग्राम और उससे कम का पार्सल का भार है तो उसका रेट कितना है, 15 रुपये है। लेकिन अगर 50 ग्राम से ज़्यादा होगा तो उसका रेट कितना हो जाएगा, 7 रुपये प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझ लिए तो आंसर तो आप 30 सेकंड में दे देंगे। फिर क्या बोलता है कि मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है, तो पार्सल का भाव कितना है, 350 ग्राम। तो दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि पार्सल का कितना भेजना है, 350 ग्राम भेजना है। टोटल कितना भेजना है, 350 ग्राम भेजना है हमको पार्सल। ठीक है, तो 350 ग्राम में क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर पढ़िएगा कि 50 ग्राम या उससे कम में कितना लगता है, 15 रुपये लगता है। तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ, 50 गुणे अब 6 लिख सकते हैं प्लस 50। देखिए कैसे कि 50 ग्राम से ज़्यादा पे एक्स्ट्रा कितना लगेगा, 7 रुपये लगेगा। तो मैंने क्या लिख लिया, पहले मैंने लिख लिया कि 50 ग्राम कितने का है, 15 रुपये का है। फिर कितना बचा, 300 बचा। तो 300 ये है ना, ये 300 ग्राम क्या है, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए। तो कितना अतिरिक्त ग्राम, मतलब 300 है। तो 300 हम क्या लिख सकते हैं, 50 गुणे 6, 50 गुणे 6 इसलिए हमने लिखा क्योंकि 50 ग्राम, हाँ प्रत्येक 50 ग्राम का हमको कितना दिया है, एक्स्ट्रा 7 रुपये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये 7 गुणे 6 प्लस इस 50 का भार कितना है, 15।
7 छंग 42 और 42 15 57, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, आपको समझ नहीं आया, मैं एक बार और ऊपर कर देता हूँ, दोबारा सॉल्व करके देखता हूँ। देखिए टोटल कितना भेजना है उसको, 350 ग्राम भार भेजना है। ठीक है, और क्या बोला है कि 50 ग्राम भार का मतलब 50 ग्राम भार का रुपये कितना देना है आपको, 15 रुपये देना है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ 50 ग्राम लिख लेते हैं। ठीक है, अब कितना बचा, 50 ग्राम तो ये हो गया, अब कितना बचा, 50 घटा दिए तो कितना बचा, 300 बचा इसमें। अब तो अब 300 क्या लिख सकते हैं, 300 को हम 50 गुणे 6 लिख सकते हैं। 50 गुणे 6 हम इसलिए लिख ले हैं क्योंकि अतिरिक्त जो 50 ग्राम है तो उसका उसका कितना है, 50 ग्राम के बाद जो अतिरिक्त 50 ग्राम है, प्रत्येक 50 ग्राम पे कितना रुपये देना है, 7 रुपये देना है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 7 लिख सकते हैं और गुणे 6 और प्लस 50 का मान कितना है 15 और जोड़ लीजिए तो 7 छंग 42 और 42 15 57। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हुए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको हम जल्दी समाप्त करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्न से क्या सबसे उपयुक्त है। ठीक है, प्राथमिक स्तर जो रहते हैं बच्चे प्राथमिक स्तर पर रहते हैं तो आंकड़ों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। पहला क्या बोलता है, विद्यार्थी को बस और ट्रेन की समय सारणी को पढ़ने के लिए कहना। दूसरा क्या बोलता है, कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उसका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर अत्यधिक प्रश्न पूछना। तीसरा क्या बोलता है, विद्यार्थियों को एक शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना दिखाना और विद्यार्थियों की जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने को कहना। चौथा बोलता है श्याम पट पर दंड आरेख चित्रांकित करना और विद्यार्थियों को उसके आंकड़ों से पढ़ने के लिए कहना। देखिए प्राथमिक स्तर पर क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझना है क्योंकि आप पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा नहीं। देखिए प्राथमिक स्तर मतलब जो बच्चे प्रारंभिक स्कूल रहते हैं, मतलब 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे रहते हैं तो उनको आंकड़ों का प्रबंधन शुरुआती दौर में कैसे करवाना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है कि विद्यार्थियों को बस और ट्रेन की समय सारणी को पढ़ने के लिए कहना। नहीं, ये सबसे उपयुक्त नहीं लग रहा मुझे। ठीक, क्योंकि आप समय सारणी के उनके आंकड़ों का प्रबंधन कैसे सही कर पाएंगे। किसी आप रेलवे की समय सारणी दे दे, बस का कि ये बस है आज दिल्ली से मुंबई जा रही है, पुणे से हरिद्वार जा रही है, तो आप ऐसे उनके आंकड़ों का प्रबंधन तो सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, मतलब सबसे उपयुक्त नहीं है। दूसरा क्या होता है, कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उसका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि का आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। बिल्कुल सही। अगर आप ऐसे करेंगे मतलब उनको लंबाई दिखाएंगे, पसंदीदा खाना देंगे, तो बच्चों को नहीं आंकड़ों का प्रबंधन कैसे होगा कि मान लो जैसे कि आज ये खाना है, आज आप बच्चों को अलग अलग खाने के बारे में बताएंगे क्योंकि उनके खाना क्या है, पसंदीदा खाना अगर उनको बताएंगे तो उनकी रुचि आएगी और रुचि बढ़ेगी तो वो उनके आंकड़ों के प्रति वो सहज होंगे। रंग दिखाएंगे, कार्टून दिखाएंगे तो बच्चे उससे खेलेंगे तो क्या होंगे, रूबरू होंगे। तो क्या है, ये बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 आपको हमको उपयुक्त लग रहा है। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते क्या बोलता है कि विद्यार्थी को एक शहर की 5 साल की जनगणना दिखाना और विद्यार्थी की जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने को कहना। बिल्कुल गलत। उससे उसको क्या मतलब है, 5वीं तक के बच्चों को हमें शहर की जनगणना से क्या लेना देना है प्राथमिक स्तर पर। चौथा क्या कहता है कि श्याम पट पर एक दंड आरेख, देखिए दंड आरेख चित्रित हम कर रहते हैं जब हम 5वीं से ऊपर के कक्षा में चले जाते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं, तो यहाँ से हम क्या है दंड आरेख के रूप में बच्चों को आंकड़ों को का प्रबंधन करवाते हैं। तो हमें सबसे सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई होप करता हूँ ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या बोलता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। देखिए आपको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 और आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आपको मिला के 4-5 क्वेश्चन पूछता ही है। तो इसके लिए मैं राष्ट्रीय पाठ्य रूपचर्या 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एक साथ लेके आऊँगा और सभी के बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक है। ठीक है, प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक है। तो पहला क्या, सूत्रों को याद करना,
दूसरा क्या है, पैटर्न प्रतिभाओं का उपयोग करना। तीसरा क्या है, दृश्यीकरण। और चौथा क्या है, संबंध स्थापित करना और निरूपण। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 के अनुसार क्या होता है कि प्राथमिक स्तर पर जो गणित की कक्षाओं में कुछ समझना, अवलोकन करना, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना और गणितीय तर्कों को बढ़ावा देने पर बल दिया जाता है। तो प्राथमिक गणित स्तर में सूत्रों को याद रखना सबसे कम प्रासंगिक है। तो आप प्राथमिक स्तर पर सूत्रों को याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सूत्रों को याद रखने के लिए आपको प्राथमिक स्तर के से ऊपर होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सबसे कम रूप से प्रासंगिक कौन सा है, सूत्रों को याद रखना। बाकी ये सभी सही है। तो सबसे कम रूप में क्या प्रासंगिक है, सूत्रों के याद रखना सबसे कम रूप से प्रासंगिक है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को समझिए, क्योंकि ये 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं सी टेट एम.पी. टेट में, तो वो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये सीरीज पूरी देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। तो चलिए वीडियो देखिए, इसको लगिए, और वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।